प्रोफेसर आरसी धीमान साहब का स्वागत है। सम्मानपूर्वक सादर आमंत्रित हैं। आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करें माननीय आरसी धीमान साहब। बस एक धन्यवाद साथियों, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी सभी लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है? जी जी हो रही है सर। हाँ, धन्यवाद। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा वेलकम यू इन दिस कॉन्स्टिट्यूशनल वेबिनार। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आप सभी लोगों का इस संवैधानिक वेबिनार में स्वागत करती है। साथियों, जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं, मेरा नाम आरसी धीमान है और मैं यह भारत के समस्त नागरिकों के लिए यह डिक्लेरेशन करता हूँ कि मैं आरसी धीमान निवासी कानपुर उत्तर प्रदेश से घोषणा करता हूँ कि मैं भारत के संविधान में पूर्ण आस्था और विश्वास रखता हूँ। यह कि मेरा उद्देश्य किसी भी राजनीतिक दल की विचारधारा का समर्थन या विरोध करना नहीं है। यह कि मैं धर्म, मूल, वंश, वर्ण, जाति, लिंग, अंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर होने वाले भेदभाव का समर्थन नहीं करता हूँ। यह कि व्यक्ति के संवैधानिक अधिकार, मानव अधिकार, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और गरिमा का प्रबल समर्थन करता हूँ। यह कि विधिक अज्ञानता को दूर करें तथा विधिक अधिकार और विधिक कर्तव्यों का बोध कराने के उद्देश्य से निःशुल्क, बिना किसी आर्थिक लाभ के जनहित में विधिक ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ। जैसे कि आज मैं कुछ कारणों से लेट आया, क्योंकि जो है हमारे ऊपर कॉलेज की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और जो एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं, तो एग्जाम से लेकर के एग्जाम होते हैं, उसके बाद जो है उनकी पैकिंग वगैरह की सारी जिम्मेदारियां पूरा AS तो जो है कभी कभी तो 9 भी बज जाता है, 8 भी बज जाता है। जब तक पूरा काम कंप्लीट नहीं होता है तब तक कॉलेज छोड़ नहीं सकते। बहुत जिम्मेदारी का काम होता है परीक्षा संचालित कराना। इसमें AS असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के रूप में तो पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करना। तो उसमें कभी कभी 8 भी बज जाता है, लेकिन तो 9 बजे भी वहाँ से निकलना हुआ, पूरा वेंडर की पैक सब कुछ करवा करके तेल पैक करा के तब रूम बंद करवा के तब निकलना। कोई भी चीज़ कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो कभी कभी समय अभाव के कारण ऐसा होता है, सर्विस करना जरूरी होता है। तो आज मैं इस वजह से थोड़ा लेट आया। आज जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में संवैधानिक वेबिनार हो रही है, इस संवैधानिक वेबिनार के लिए जो है माननीय धर्म प्रकाश भारती और पूर्व MLC विधान परिषद उत्तर प्रदेश सरकार संस्थापक राष्ट्रीय बौद्ध महासभा
के द्वारा अथक प्रयास किया गया और उस प्रयास का परिणाम है कि भारत देश के अंदर संविधान के संबंध में चर्चा चालू हो गई है और माननीय राष्ट्रीय बादल सिंह बौद्ध जी कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, इनके नेतृत्व में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा एक सिस्टमैटिक तरीके से और ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की अध्यक्षता कर रहे माननीय अध्यक्ष जी एवं माननीय संचालक महोदय की पुरानी स्लाइड लगी और भारत देश की समस्त नागरिक राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के समस्त राष्ट्रीय शांति कारणी सदस्य राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के उपासक एवं उपासिकाओं, जैसा कि भारत के संविधान के संबंध में चर्चा चल रही है और लगातार जो है वेबिनार के माध्यम से संविधान के विषय में बताया जा रहा है, तो आखिर क्यों मैं जो है आपको संविधान के संबंध में बताता हूं और इसको समझना क्यों बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो संविधान भारत में 26 नवंबर 1949 को और 26 जनवरी 1950 को यह पूरी तरीके से लागू हुआ। संविधान के लागू होने से पहले भारत में असमानता का बोलबाला था, जैसे कि वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, इसके कारण वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के कारण असमानता का बोलबाला था और दूसरे कारणों से भी असमानता बोलबाला था। उसकी वजह से जो है मानव को अपने जीवन में रहना पड़ता था। मानवाधिकार जो उन मानवाधिकारों का हनन होता है जो उनके जीवन जीने के लिए उन पर भी शिक्षा पर भी प्रतिबंध। तो आखिर इससे कहने का ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक ऐसा समुदाय जो है उस समय था जो कुछ मनुष्यों का ग्रुप बना करके और अन्य लोगों का अधिकारों का हनन करना। दो विचारधारा थी। एक अच्छी विचारधारा थी समता स्वतंत्रता और मानवता वाली और दूसरी विचारधारा थी असमानता, भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत इत्यादि। भेद धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, रंग के आधार पे और उसके अलावा लिंग के आधार पे भी भेदभाव किया जाता है। ऐसी परिस्थितियां भारत में संविधान के लागू होने से थी और ब्रिटिश राज्य आने के बाद जो है उसमें सुधार होना चालू हुआ था, परंतु ये बुरी तरह से समाप्त नहीं हुई। थोड़ा बहुत ये जो है ब्रिटिश राज्य में समता स्वतंत्रता और
मार्ग प्रशस्त हुआ। इस के आने से मानवता का मार्ग प्रशस्त हुआ था। कुछ कानूनों में ऐसे हैं जिसकी वजह से मानव को मानवाधिकार प्राप्त हुआ। तो 26 नवंबर 1949 को और 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ, तो असामान्यता को अनुसरण करने वाली, ऊंच नीच का पालन करने वाली, जाति के आधार पर भेद करने वाली जो विचारधारा थी वो डिस्करेज हुई, वो हतोत्साहित हुई और उसकी नहीं चल पाई। और भारत का संविधान लागू हुआ और समता, स्वतंत्रता और बंधुता सभी लोगों को बराबर स्वीकार। जब समता, स्वतंत्रता और बंधुता सभी लोगों को समान रूप से बराबर से प्राप्त हो गया, तो यहाँ पर जो मेजॉरिटी ने विचारधारा आई वो समता, स्वतंत्रता और बंधुता की थी। परंतु जो संविधान विरोधी कहेंगे, जिनको हम, जो समता का विरोध करे वो संविधान विरोधी, जो क्षमता की बात करे वो संविधान विरोधी, जो जीवन जीने के अधिकारों का विरोध करे वो संविधान विरोधी, जो धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर भेद करे वो संविधान विरोधी, जो स्वतंत्रता का, जो मनुष्य को स्वतंत्रता प्राप्त है उसका विरोध करे वह संविधान विरोधी, जो संविधान में लिखा उसके विरोध में जो काम करे और उसके विरोध में जो व्याख्यान दे वह संविधान विरोधी। यानी भारत देश के अंदर दो प्रकार की विचारधाराएं रह गई, एक तो संविधान विरोधी और एक संविधान समर्थक। तो जो संविधान विरोधी रहे वो लगातार सक्रिय रहे और उन्होंने संविधान को आम जनता तक आने ही नहीं दिया। संविधान का विरोध करने के लिए उन्होंने संविधान को ही आम जनता तक पहुंचने से रोक के रखा, ताकि जनता संविधान को ना पढ़ सके, ना समझ सके और फिर जो है वह विषमता और असमानता और भेदभाव की विचारधारा को बढ़ा सके, संचित कर सके, पोषित कर सके और इसमें विस्तार कर सके। और आज दो विचारधारा सामने दिखती हैं, बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने दिखती हैं। एक है संविधानवादी विचारधारा और दूसरी है संविधान विरोधी विचारधारा। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 में लिखा हुआ, 15 में लिखा हुआ, 14 में लिखा हुआ। हम 15 की बात करते हैं। अनुच्छेद 15 में लिखा हुआ है कि राज्य भारत के नागरिकों को धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान, लिंग इत्यादि, उसमें एक शब्द डाल दिए इत्यादि, जो कि नहीं लिखा है वो उसमें शामिल है, इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। राज्य अगर धर्म के आधार पे भेदभाव करता है, जाति के आधार पे भेदभाव करता है, लिंग के आधार पे भेदभाव करता है, जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव करता है, तो उसके आचरण को चैलेंज किया जा सकता है कि भाई संविधान के अनुसार जो है ये काम नहीं चल रहा है, यू आर वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, आप संविधान का विरोध कर रहे हैं। स्टेट इज नॉट supporting the constitution, state is against the constitution, स्टेट ही, राज्य ही संविधान विरोधी कार्य करने का अगर लिखते हैं तो वो संविधान विरोधी कार्य हो गया। परंतु संविधान का विरोध करने के लिए
आज एक आम आदमी आते कहाँ से हैं? धर्म और संविधान के बीच में जब बात करें तो जो धार्मिक अधिकार प्राप्त आर्टिकल 25 है वो आसान समझ के आधार पर जो है हमें अपने इबादत करने का अधिकार प्राप्त है और इस तरह से कि किसी दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं। और धर्मनिरपेक्ष यानी राज्य का यह मतलब होगा कि वहाँ किसी धर्म का को बढ़ावा नहीं देगा, वह सभी धर्मों के प्रति समान आचरण करेगा, उसका आचरण धर्म निरपेक्ष होगा, यानी राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। राज्य का धर्मनिरपेक्षता का मतलब जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है धर्मनिरपेक्षता शब्द जो है भारत के संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत इंसर्ट किया गया है। उसका अर्थ यही है कि राज्य का आचरण किसी धर्म को प्रोत्साहित करने का नहीं होगा और उसका आचरण होगा कैसे? उसका आचरण होगा धर्मनिरपेक्ष यानी बिना धर्म वाला का। उसका खुद का कोई धर्म नहीं होगा, उसके उसके प्रदेश के अंदर जो है रहने वाले नागरिकों का तो धर्म होगा। परंतु आर्टिकल 12 के अंदर जो परिभाषा दी गई है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, का मतलब ये है कि जो आर्टिकल 12 में परिभाषा दी गई है कि राज्य से आगे केंद्र की सरकार और संसद, राज्यों की विधानसभा और राज्यों की जो है सरकार और उनके अधीनस्थ अधिकारी और अन्य प्राधिकारी वर्ग ये सब राज्य की परिभाषा में आते हैं। इनका आचरण धर्मनिरपेक्षता पूर्ण होना चाहिए। परंतु मैं यहाँ पर बैठ करके यह जान सकता हूँ कि किस व्यक्ति का आचरण धर्मनिरपेक्ष है या धर्म सापेक्ष है। मैं यहाँ पर बैठ करके ये जान सकता हूँ कि किस व्यक्ति ने संविधान के किस आर्टिकल का उल्लंघन कर दिया। तो यही महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर है कि मैं तो जान सकता हूँ कि संविधान के किस अनुच्छेद का पालन नहीं हो रहा, परंतु देश की क्या 135 करोड़ जनसंख्या भी यह जान पा रही है कि संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन कब किसने किया और कैसे किया। यह क्या एक 1 अरब 35 करोड़ जनसंख्या जान पा रही है। तो जब देश की जनता संविधान को के अंदर जो अनुच्छेद है, जो अधिकार है, जो शक्तियां हैं, जो कर्तव्य हैं, उसको जानती नहीं है तो उसको पता भी नहीं होगा कि कब किसने संविधान के किस अधिकार का वायलेशन कर दिया। ऐसा जो है समझाने के लिए एग्जाम्पल मैं देता हूँ। आज मैं सामान्य सी बात कर रहा हूँ क्योंकि समय अभाव में नए टॉपिक उठाना नहीं चाहते, पूरा नहीं होता। तो अभी मैं सामान्य सी बात कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ समझाने के लिए कि वाई कॉन्स्टिट्यूशनल वेबिनार इज इम्पोर्टेंट फॉर द सिटीजंस ऑफ इंडिया। भारत के नागरिकों के लिए संविधान की वेबिनार महत्व क्यों है, डिस्कशन और राष्ट्रीय महासभा के द्वारा चलाया गया है, तो इसको तो 1 अरब 35 करोड़ लोग जो है संविधान के अंदर अगर किसी व्यक्ति ने कोई उल्लंघन किया है तो क्या वह जान पाता, वो जान नहीं पाता, वह नहीं जान पाता। वह दूसरे के व्यक्ति का अधिकारों का उल्लंघन हुआ है ये नहीं जान पाता है, बल्कि उसके खुद के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होता है और उसे पता
तो इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करूँ। आप लोगों में कोई व्यक्ति जवाब देना हो तो दीजिएगा। कि एक व्यक्ति जवाब दीजिएगा, सवाल है, सिंपल सा सवाल है कि यदि रोड पर आप अपनी स्कूटी या बाइक लेके जा रहे हैं और वह किसी तरह से गिर जाए, किन्हीं कारणों से एक्सीडेंट, और फिर उस स्कूटी पे सवार व्यक्ति के पैर में फ्रैक्चर हो जाए, तो उस व्यक्ति को आप सबसे पहले कहाँ ले जाना चाहेंगे? किसी व्यक्ति को जो राष्ट्रीय मानवाधिकार वेबिनार में जुड़े हुए हैं, इस सवाल का जवाब देंगे। फिर मैं दूसरा सवाल रखता हूँ। बताइए कि अगर कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है तो सबसे पहले उसको कहाँ ले जाना चाहिए? बताइए, सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो, सुन पा रहे हैं? हेलो। जी, आवाज आ रही सर? हाँ, जी बताइए, जी सर, ट्रेनिंग हमको सुन रहे हैं आपकी आवाज। बताइए, अगर किसी व्यक्ति को रोड एक्सीडेंट हो जाए तो उस व्यक्ति को सबसे पहले कहाँ ले जाएंगे जिसका एक्सीडेंट हो जाए? सिंपल सी बात है, बताइए। मंदिर में ले जाएंगे कि अस्पताल में ले जाएंगे? अब विकल्प दे रहा हूँ, बताइए। कोई व्यक्ति जवाब दो भाई। चरणदास प्रजापति, पन्ना, मध्य प्रदेश, आप ही जवाब दो। जी सर, कहाँ ले मैं जाएंगे? तो समझता हूँ उसे अस्पताल ले जाना उचित होगा, लेकिन बहुत लोग मंदिर भी ले जा सकते हैं। ऐसे लोगों की नहीं, कमी नहीं एक है मेरी सवाल समझ में। जवाब दो। आप कहाँ ले जाएंगे जी ये सर, बताओ, बाकी दुनिया की मैं है? अस्पताल ले जाऊंगा, मैं अस्पताल ले जाऊंगा। आप अस्पताल ले जाएंगे। अस्पताल। अगर मेरे पेट में दर्द हो तो आप मुझे अस्पताल जी ले जाएंगे दिखाने के लिए, हैं? मेरे जी कान सर। में दर्द हो तो मुझे अस्पताल ले जाएंगे दिखाने के लिए, है ना? जी इतना इतना मेडिकल अवेयरनेस है भारत देश के नागरिकों में। मेडिकल अवेयरनेस इतना है कि वो ये जानते हैं कि उनके शरीर में अगर कोई समस्या आई है तो ना हमको हमको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में, धार्मिक स्थल में ले जाके ईश्वर के सामने रखने की बजाय जो है हमको अस्पताल जाना चाहिए। इतनी अवेयरनेस है। कंपैरिजन है ना, दोनों का कंपैरिजन है। जी अस्पताल और जो धर्म स्थल है, उन दोनों की तुलना में आदमी के पास इतना अवेयरनेस है कि हमें इस व्यक्ति को अस्पताल ले जाना चाहिए। इतनी जानकारी है, ठीक है। इसका मतलब है मेडिकल के क्षेत्र में लोगों में अवेयरनेस है। अब दूसरा सवाल रखता हूँ। दूसरा सवाल ये है कि अगर किसी व्यक्ति के, जैसे कोई व्यक्ति है तो जी अगर सड़क पे जा रहा है, मान लो कोई रिक्शे वाला है जो रिक्शा चलाता है और वह वहां जा रहा है सड़क पे और सवारी बैठाल के ले जा रहा है, उसने कहा कि मुझे यहाँ पे छोड़ दो। उन्होंने कहा कि जो है 20 रुपए लगेंगे। मैंने ठीक है, बैठ जाओ। बैठ गया, वो अपनी मेहनत से पसीना बहाते हुए उसके डेस्टिनेशन तक गया। और जाने के बाद जो है उसने उनको कहा, सर आपका आ गया, अब आप मुझे मेरे 20 रुपए दे दीजिए। तब वह कहता है, कस्टमर जो बैठा था सवारी, वो कहता है कि तो बहुत ही करीब था, हमें तो पता नहीं था, ये तो 5 मिनट में ही आ गया। 20 रुपए क्यों मांग रहे? 20 रुपए तो नहीं देंगे, 10 रुपए। और वो कह रहा है कि हमने पहले ही तय कर लिया था कि 20 रुपए हमें चाहिए, तो हम 20 रुपए तो जब तय हो गया तो कांटेक्ट हो गया।
और कॉन्टेक्ट हो गया तो फिर उसे पूरा करना पड़ेगा, संविदा हो गई। तो अब वो जो कस्टमर है वो अपने आओ न ताओ देख करके और उस रिक्शे वाले को 5-6 छांटे मार देता निकाल। तो अब उस रिक्शे वाले को कहाँ जाना चाहिए? मंदिर में जाना चाहिए कि अस्पताल में जाना चाहिए कि तीसरा विकल्प अभी मैं खोल नहीं रहा हूँ? तो आप बताइए सोच करके कि उसे कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि उस क्षेत्र में अवेयरनेस नहीं है। जवाब मैं पहले दे दूंगा तो जागरूकता नहीं है लोगों में, तो फिर लोग बता नहीं पाएंगे। अब हम देख रहे हैं कि हमारे देश के अंदर लोगों में कितनी जागरूकता है, तो इस क्षेत्र में उसे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड ही डू? उस रिक्शे वाले को क्या करना चाहिए? उसके पास पहला ऑप्शन है कि भगवान के सामने जा करके प्रार्थना करे कि साहब ये 20 रुपए मेरे मुझे दे दे। हाँ, और आज भगवान मेरे ये 20 रुपए मुझे दिला दो। दूसरा ऑप्शन ये है कि उसकी गाल में जो छांटे लगे हैं, जो उससे चोट आ गई है, उसका ट्रीटमेंट करा जाके। तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कानून के नजरिए से? तो तीसरा ऑप्शन मैं दे देता हूँ, आप पहले जवाब दीजिए मुझे। कोई आदमी क्या करना चाहिए, कुछ सोच रहा हो किसी को कि क्या करना चाहिए उस रिक्शे वाले को? भाई, अगर शरीर में चोट लगी तो बड़ी आसानी से हम ये बोल देते हैं कि साहब डॉक्टर के पास चलो, है ना, हाथ में लग गई, चलो एक लोहा लग गया तो इसका इंजेक्शन लगाओ। मेडिकल के क्षेत्र में हमें सीधे डॉक्टर। तो जब हमारे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हमें किसका नाम याद आता है? ईश्वर का। मंदिर जा करके हम वहाँ पर प्रार्थना करें, है ना, कि हमारे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो गया और हमको रेमेडी चाहिए। नहीं, वहाँ पे आम आदमी नहीं जाता है इस बात को लेकर के, क्योंकि उसे ये समझ है कि भगवान को कानून का ज्ञान, संविधान का ज्ञान नहीं, ऐसा मानता है? और भगवान तो सिर्फ इन दोनों रुपये पैसा देते हैं, कानून की बात उनसे नहीं की जा सकती। इसका स्पेशलाइजेशन उनके पास है या नहीं है, इस विषय में उसे डाउट है, तो वहाँ तो नहीं जाता। मेरे को तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला कि किसी व्यक्ति संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो गया और वहाँ पहुँच जाए और फिर मैं हमारे लिए कोई स्त्री जिसको उसके हस्बैंड जो है अच्छा नहीं दे रहे हैं, तो वह भरण पोषण के लिए सीधा ईश्वर के पास पहुँच जाएगी, साहब मेरे मेरे अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और मेरा अधिकार जो भारतीय दंड संहिता धारा 125 में भरण पोषण का अधिकार है वो हमें दिलाया जाए। ईश्वर से प्रार्थना करें, एप्लीकेशन लगाए, क्या वहां से रेमेडी मिलेगी? नहीं। रेमेडी कहाँ से मिलेगी? रेमेडी मिलेगी न्यायालय से, क्योंकि न्यायालय में संविधान को जानने वाले जजेस होते हैं। न्यायालय में दूसरी जो कानून की विधियां होती है उसको जानने वाले लोग होते हैं और वहाँ पे रेमेडी मिलेगी। लेकिन भारत देश के अंदर इतनी जागरूकता नहीं है कि यदि किसी व्यक्ति संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है तो उसको कहाँ जाना चाहिए, उसे वकील साहब के पास जाना चाहिए। पहला काम, किसी रिक्शे वाले की अगर पिटाई हो गई है तो उसे कहाँ जाना चाहिए? किसी रिक्शे वाले के अगर पेट में दर्द हो रहा है तो फ्रैक्चर हो गया है तो वो हॉस्पिटल जाता है। आम आदमी पकड़ के हॉस्पिटल ले जाती है, फ्रैक्चर हो गया।
लेकिन अगर किसी के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो गया तो आम आदमी उसको पकड़ के ले जाते हैं कि भैया ये आपके इस कानून का उल्लंघन हुआ, ये वकील साहब है, यहाँ से रिमांड मिलेगी। ये जागरूकता का अभाव है भारत देश के अंदर। यानी कि जो विधि जागरूकता शब्द मैं अपने डिक्लेरेशन में बोलता हूँ, हमारा डिक्लेरेशन है सामने लगा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है मैंने कि जो है यह कि विधिक अज्ञानता, यही है विधिक अज्ञानता जिसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कि विधिक अज्ञानता को दूर करने तथा विधिक अधिकार और विधिक कर्तव्यों का बोध कराने के उद्देश्य से मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के इस वेबिनार में भारत के नागरिकों को निःशुल्क, बिना किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कुछ भी लिए हुए अपना ज्ञान का सदुपयोग कर रहा हूँ। मैं दान में नहीं दे रहा हूँ, मैं सदुपयोग कर रहा हूँ। जो दौलत आपने अपने लिए कमाई और अपने घर में लगाई तो वो दौलत का तो सदुपयोग, वो तो दौलत आपने अपने ऊपर खर्च करी, वो तो आपकी हो गई। लेकिन जो दौलत आप कमाते हैं और उसको समाज में लगाते हैं, वो वास्तविक सदुपयोग है, वही सदुपयोग। तो जो हमारा ज्ञान है, कानून का ज्ञान है, उस ज्ञान को हम भारत के नागरिकों को उनकी अज्ञानता को दूर करने के लिए प्रयोग करते हैं, यही है। तो इसलिए ये जो भारत के अंदर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा भारत के निवासियों की विधिक अज्ञानता को दूर करने के उद्देश्य से यह जो वेबिनार की जा रही है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है और मैं भी ये कोशिश करता हूँ कि मुझसे कोई मंडे देख लाऊं, जितना भी समय से मैं पहुँच करके अपने देश के नागरिकों को ये जो भी मैं जानता हूँ उसे बता करके उनका मैं ज्ञान बढ़ा सकूँ। बात ये नहीं है कि हमसे ज़्यादा बड़े बड़े विद्वान नहीं है, कानून के जानकार नहीं है, हमसे बड़े बड़े और जानकार विद्वान जो है भारत में हो सकते हैं, परंतु उस ज्ञान का क्या काम जो ज्ञान समाज को काम ही नहीं आया। आपका ज्ञान अगर आप तक ही सीमित है, आपके ही मस्तिष्क में है, उसका उपयोग हो ही नहीं रहा है, तो क्या करें? वह तो आपने 2 क्लास बच्चों को लेक्चर दे दिया और उससे आपकी तनख्वाह बन गई और उस तनख्वाह से आपकी नौकरी चल गई, घर चल गया और वही ज्ञान जो है वही समय से चला है और अन्य व्यक्तियों के काम है। तो उस ज्ञान उच्च महाज्ञानी के ज्ञान का समाज में क्या उपयोग है? एक से बढ़कर एक ज्ञानी है, समाजशास्त्री है, राजनीतिज्ञ है, परंतु जब तक वह अपने ज्ञान का, अपने बुद्धिमत्ता का प्रयोग समाज के हित में नहीं करते हैं, मैं समझता हूँ कि उनका राजनीतिक ज्ञान, उनका सामाजिक ज्ञान, उनका आर्थिक ज्ञान उनके व्यक्तिगत लाभ के लिए है, इसका समाज के लिए क्या उपयोग? तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस वेबिनार के माध्यम से कि तेजी से काम करने के जो माध्यम है भारत के अंदर, अगर जो है समता, स्वतंत्रता और बंधुता, न्याय, करुणा और दया भारत के संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार और 10 दिसंबर 1948 को घोषित मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में घोषित मानवाधिकार, यह जो है अंतर्राष्ट्रीय परिसंविधाओं, सामाजिक संविधान में जो है डिक्लेयर किए गए मानवाधिकार की बात करें
तो ये सारे अधिकार आम जनता को जब तक पहुंचाए नहीं जाएंगे हम नहीं जान पाएंगे, और उसके संवैधानिक अधिकारों का हनन होता रहेगा। और संविधान बचाना है ना, संविधान बचाना का मतलब ये है कि संविधान को जानना ही संविधान को बचाना है। संविधान को बचाने के लिए संविधान को जानना बहुत है। मैं देखता हूँ दिल्ली में क्या हुआ कि संविधान बचाओ रैली, संविधान बचाओ रैली, किससे बचाएं? कोई संविधान को जलाने जा रहा है, उससे छीन करके बचाते हैं। संविधान को खतरा है, संविधान को समस्या क्या है? तो संविधान को बचाने के लिए प्रथम कदम किया है कि संविधान की जानकारी जन जन तक पहुंचा दे। संविधान की जानकारी जन जन तक पहुंचा दो और लोगों को मालूम हो जाएगा कि उनके संवैधानिक अधिकार क्या है, तो वो अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए संघर्ष करेंगे, उपचार मांगेंगे, रेमेडी लेंगे, और संविधान स्वतः देश की जनता अपने अधिकारों को सुरक्षित करेगी और संविधान बच जाएगा। क्योंकि संविधान नहीं बचा, संविधान की पुस्तक जो है बाबा साहब ने लिखी है, उस पुस्तक को नहीं बचा। संविधान में दिए गए अधिकारों के लिए संघर्ष, उन अधिकारों को बचाना है, जैसे समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, करुणा, या जीवन जीने का अधिकार, गरिमा से जीवन जीने का अधिकार, राइट टू स्पीक एंड एक्सप्रेशन, बोलने का, ये सब अधिकार, इन अधिकारों को बचाना, और इन अधिकारों को बचाने के लिए इनको जानना जरूरी है, इनको जानना बहुत जरूरी है। यदि हम इनको नहीं जानते हैं तो फिर अज्ञानतावश हम खुद ही इन अधिकारों का विरोध दूसरे मुद्दों के कारण करेंगे, है ना। तो ये जो है दूसरे जो मुद्दे हैं, जाति की सर्वोच्चता का मुद्दा है, धर्म की सर्वोच्चता का मुद्दा है, और लिंग की सर्वोच्चता का मुद्दा है, जैसे कि पुरुष प्रधान समाज। लिंग की सर्वोच्चता का मतलब है कि लिंगी आधार पर भी विभेद है। संविधानवादी जितने हैं उनके आचरण में समता का व्यवहार कैसे होगा कि भाई महिला और पुरुष में समान होगा। तो हम अपने घर में महिलाओं को बराबर का अधिकार दें, हम अपने परिवार में, समाज में महिलाओं को बराबर का अधिकार दें, हम अपने देश में, अपने क्षेत्र में महिलाओं को बराबर का अधिकार दें, तब हम वास्तविक संविधानवादी हैं। लेकिन अब ये बात समझ में तब आएगी कि जो है लिंगी आधार पर विभेद होता है, लिंगी आधार पर विभेद होता है। तो लिंगी आधार पर विभेद को हम समझा करके अपनी बात कंप्लीट करेंगे। भोजन किया जाए, लिंगी आधार पर विभेद का मतलब है जैसे आपके परिवार में 2 बच्चे और दोनों बच्चे में एक बेटी है, एक बेटा है, तो बेटे को जाने अनजाने ज्यादा महत्व देना और बेटी को जाने अनजाने कम महत्व देना, यह लिंगी आधार पर विभेद है। जैसे कि जिनके पास थोड़ा सा आर्थिक अभाव है, तो क्या करते हैं, लड़के को इंग्लिश मीडियम में डाल दिया
और लड़की को डाल दिया ऐसे सरकारी स्कूल में। यह विभेद है, जाने अनजान आप ही के दो में बैठे, आप ही ने पैदा किया और आप ही इंजस्टिस कर रहे हो एक के साथ विशेष व्यवहार और दूसरे के साथ अभाव वाला व्यवहार। दूसरी बात राइट टू चॉइस की, उसको गेम खेलने का, लड़के को लड़का जो है कह रहा है कि हमको क्रिकेट खेलना है तो बैट ला के दे दिया, लड़की कह रही है हमको फुटबॉल खेलना है तो हमने तो लड़के को फुटबॉल खेलने का। तो यहाँ पे राइट टू चॉइस का मामला है और हम जो है खुद ही लिंगी आधार पे बच्चों में भेदभाव कर रहे हैं। तो गेम के आधार पे विभेद, खान पान में विभेद कैसे कि भाई ये लड़का बहुत हमारा मेहनत करते हैं इंग्लिश मीडियम पढ़ा, ये लो बेटा एक क्लास दूध दो, हमारा इतना फायदा तो नहीं कि हम दोनों बच्चों को दूध पिला सकते, लेकिन एक को तो पिला ही दें, लड़का हमारा मजबूत हो जाए। कोई ना कोई लॉजिक दे करके विभेद किया जाए। राइट टू चॉइस मैरिज में भी होता है, लड़का तो अपनी मर्जी से लड़की पसंद कर लेता है, चुन लेता है और उसको राइट टू चॉइस है, परंतु लड़की कल कह दे कि ये लड़का पसंद करते हैं तो उसको फिर राइट टू चॉइस नहीं, उसमें पूरा बर्डन पिताजी अपने सर पे लेके चलते। सर पे क्यों लेके चलते हैं? आखिर ये गंदी आदत हमारे लोगों में आई कहां से? विभेद हम कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, तो ये विभेद ही संविधान के मूलभूत ढांचे का उल्लंघन है। तो जब हम संविधानवादी हैं तो हमें संविधान के अनुसार चलने की भी जरूरत है। जब हम चलेंगे, परिवार चलेगा और समाज चलेगा, प्रदेश चलेगा तो देश भी चलेगा, और संविधानवाद आएगा। और संविधानवाद जब आएगा तो संविधान के को लेकर के लोग जो है, जब संविधान का नशा देश के नागरिकों पे चढ़ेगा और लोग संविधान को लेकर के अपने अधिकारों की बात करने लगे आम आदमी, तो आप समझ लीजिए कि संविधान का नशा लोगों पे चढ़ रहा है। लेकिन संविधान का नशा चढ़ने के लिए जरूरी है कि, तो मैं अक्सर अपील करता रहता हूँ कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो चैनल है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा बौद्ध जी से कि जो भी आर्टिकल होते हैं उसमें आर्टिकल का जरूर जिक्र कर दें, क्योंकि कुछ बच्चे हमसे कह रहे थे कि हम यूट्यूब चैनल को में जो है आपका जैसे कोई आर्टिकल होता है उसको ढूंढना होता है, तो अगर वह आर्टिकल वाइज हो तो हम उसको ढूंढ लेते हैं, ढूंढने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो कोई बात नहीं, आगे से जो है इसमें सुधार किया जाएगा, आर्टिकल वाइज का प्रिपरेशन रहेगा, जो भी लोड है तो ये इतने से लेके आर्टिकल, तो उस आर्टिकल से संबंधित अगर किसी व्यक्ति को जानकारी तो उसको सारे वीडियो में वो आर्टिकल निकालना है, डाउनलोड करना है और उसको शेयर करना है। इससे शेयरिंग बढ़ेगी और जो है चैनल का भी काम करेगा और भारत के अंदर जो है संविधान सिर पर चढ़कर बोले। तो ये तो हुआ। दूसरी बात है कि संविधान और दूसरे जो महत्व देशांतर स्वतंत्रता पंडित न्याय पर आधारित लेक्चर हैं उनको भी शेयर कीजिए। शेयर करने का काम करिए। अगर उसको शेयर करते हैं कम से कम 10 ग्रुप है तो ये संविधान बाद आपके 20 साल में आता है, लेकिन करना पड़ेगा, बिना किए कुछ नहीं। और हम जो पेट लाते हैं तो उनका इतना बड़ा स्कोप बढ़ गया, तो जीवन में बिना किए कुछ नहीं होता। बिना किए ना स्वतंत्रता मिलती है, ना बिना किए समता मिलती है। आपके बुजुर्गों ने संघर्ष किया, तो उस वजह से आज एक शांतिपूर्ण
लेकिन एक बनी हुई चलती हुई गाड़ी का अगर पेट्रोल खत्म हो जाता है तो थोड़े समय बाद ही रुक जाएगा। तो इसलिए इस गाड़ी में धक्का लगाने के लिए, पेट्रोल डालने के लिए हमें कुछ करना है। संविधान को पूरे देश के अंदर जन जन तक पहुँचाने के लिए हमको करना होगा, बिना किए कुछ नहीं। तो मेरा काम है यहाँ पे आके लेक्चर देना, और उस लेक्चर को आप खुद शेयर कर देना और जगह जगह शेयर करना है। सबके घर में जा करके मैं जो बात समझा रहा हूँ, अगर शेयरिंग बढ़ेगी, लोग इसे लाइक करेंगे, तो सबके घर में जा जाकर मैं बैठ के समझाऊंगा। आते समय, सोते समय, बैठते समय, नहाते समय, जहाँ पे आदमी मुझे सुनना चाहेगा, वहाँ से वो सुन जाएगा और मुझे सुन। एक बार जो टूल्स तैयार हो जाता है, उसको मल्टी डायमेंशन सिस्टम। तो मैं आज इस अपील के साथ मैं आपको सलाह लेता हूँ कि आप लोग ये कसम खाइए कि मैं भारत देश के अंदर संविधान लाने का दृढ़ संकल्प करता हूँ, और मैं अपने पूरे जीवन काल में भारत के संविधान के प्रचार प्रसार में काम करूंगा। और काम करने का एक तरीका है जो सोशल मीडिया में करीब 21 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। अगर आप जो है उसमें शेयरिंग करना चालू कर दें, फिर तो पूरे देश के अंदर जो है मल्टीप्लाई होगा। एक व्यक्ति अगर 10 लोग को शेयर करता है, उसमें से 5 लोग जो है मिल करके और शेयर करते हैं, तो इस तरीके से 6 लोग हो जाएंगे और ये शेयरिंग बढ़ती चली जाएगी। ये बिल्कुल नेटवर्क के रूप में काम करेगी। और एक चीज ये है कि भारत के अंदर आसानी से लाया जा सकता है, बस हमें कुछ करना होगा। तो इस उम्मीद के साथ कि जो है आपने किया, चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ाइए, जितना ज़्यादा शेयर होगा, उतना ज़्यादा सब्सक्राइबर होगा, और जितना ज़्यादा लोग सुनेंगे, उतना ज़्यादा उसका वैल्यू बढ़ेगा, वैल्यू बढ़ेगी। जितना ज़्यादा वह बढ़ेगा, उतना ही संगठन बढ़ेगा, क्योंकि उतना राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का नाम जन जन तक पहुँच जाएगा संगठन। तो आपको किसी न किसी को अपने कंधे पर लाना होगा, क्योंकि जो लीडर होता है तो नीचे नहीं दबाएगा, दब जाएगा नीचे चले। लीडर को कंधे पे रखना पड़ता है ताकि वो दूर से दिखे लोगों को। लीडर उठाना पड़ता है, उसको प्रमोट करना पड़ता है, उसके साथ ईमानदारी से, निष्ठा से, लगन से, जिम्मेदारी से लग करके बिना आलोचना किए उसके साथ काम करना पड़ता है। उसके जैसे मानव जी के ये कहा जाता था कि मानव जी को कहा जाता था कि कांसी राम तेरी सोच पर पहरा देते हो। तो कहने का मतलब जो लीडर है आपका, उसकी जो सोच है उसको अपने बुद्धि से, अपने टैलेंट से, अपने पैसे से सही साबित करो और उस सोच को आगे बढ़ाओ। क्योंकि हमारा मकसद खुद का प्रमोशन नहीं, हमारा मकसद किसी लीडर का प्रमोशन नहीं है। किसी भी लक्ष्य को पूरा करने के लिए बिना लीडर के लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। और इस समाज में लीडर ज्यादा है, तो एक लीडर, वन मैन लीडरशिप या वन संगठन के द्वारा भी लीडरशिप करके इस लक्ष्य को पूरा किया फल करना ही होगा। बिना किए अगर हम सोचे कि वो जो है चरण राज प्रजापति आगे दस हो चुके होंगे और बाकी हमें तो जरूरत नहीं है, उन्हीं के से काम कर जाएगा, तो ये फिर वैसे ही हो जाएगा। धार्मिक कथा सुना करके मैं बात कंप्लीट करता हूँ कि एक बार पंडित जी ने जो बताया कि इस कुएं में सब लोग सुबह 4 बजे 5 बजे दूध एक एक गिलसिया में ला करके डालेंगे, तो आपके गांव का आकाश दूर हो जाएगा। तो सब लोगों ने सोचा कि आज तो फलाने व्यक्ति को गाली देंगे
को आज पानी ले जाकर डालते हैं, 4 बजे कौन नहीं करता। इसी तरीके से सबने सोचा, तो किसी ने नहीं डाला, सबने वहाँ पानी डाला। तो हमको ये सोचना है कि सब लोग काम करेंगे या नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे, हमको करना है। हमारा अंतःकरण के आधार पर हमारी इनर कॉन्शियस क्या कहती है कि हमको शेयर करना है। हम कितने अपने प्रति जिम्मेदार हैं। जैसे कि मुझे सोमवार को मीटिंग करना है, तो हम अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से आ जाते हैं। कभी कभी दिक्कत हो जाती है, लेकिन हम अपने कार्य के प्रति ईमानदार हैं। हमें इससे मतलब नहीं कि हमारे सामने 20 लोग बैठे, तो 30 लोग बैठे, कि 400 बैठे हैं, कि 500 बैठे हैं, कि 1000 बैठे हैं, कि 2000 बैठे हैं। हम अपना काम ईमानदारी से करें, तो ऐसे ही अपना काम ठीक है। अब इस तरह की वीडियो जो मैं बोलता हूँ, अगर इसको शेयर करेंगे तो हर आदमी इसको सुनेगा और हर आदमी से पता तो हम अपने लक्ष्य तक पहुँचेंगे। जय हिंद, जय भारत। यहीं पे हमारी बात समाप्त हो जाती है और जो है आगे आज का कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं संचालक और अध्यक्ष महोदय। हेलो, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? अपना जो है माइक खोल के बताइए। यस। हाँ, तो ठीक है, अब आगे जो है कार्यक्रम को समाप्ति की ओर है।